सोचिए क्या हो अगर सामाजिक समानता लाने का दावा करने वाली बात ही असल में असमानता की सबसे बड़ी जड़ हो। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे माइंड ब्लोइंग सोशियोलॉजिकल मिस्ट्री के अंदर उतरने वाले हैं जो सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस को देखने के आपके पूरे नजरिए को पलट कर रख देगा। अक्सर हम यही मानते हैं ना कि जो लोग समानता की बात करते हैं वे हर तरह के पदानुक्रम यानी हायरार्की को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? आज हम एक ऐसे विचार का विश्लेषण करेंगे जो ऊपर से देखने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही कहानी बयां करता है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा इस बेहद चर्चित बयान को सुनिए। ये व्यवस्था वास्तव में तभी समाप्त होगी जब शोषित समुदायों के लोग उच्चतम वर्ग की बेटियों से विवाह कर सकेंगे। एक समकालीन एक्टिविस्ट द्वारा दिया गया ये बयान सुनने में कितना रेडिकल और विद्रोही लगता है, राइट? ये दावा करता है कि सामाजिक ढांचा तभी टूटेगा जब समाज में सबसे ऊंचे पायदान पर माने जाने वाले लोगों के घरों में विवाह संबंध स्थापित होंगे। एक नज़र में ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट लगता है, लेकिन ये बयान एक बहुत ही गहरी जांच की मांग करता है। क्या वास्तव में सिर्फ ऐसा कहने से समानता आ जाती है? और यहीं से आता है आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल। क्या इस तरह का कदम वाकई हायरार्की को नष्ट करता है या फिर ये सिर्फ उसे पलट के रख देता है? सोचिए, जिस सिस्टम को उखाड़ फेंकने का दावा किया जा रहा है, कहीं अनजाने में उसी सिस्टम के नियमों को तो फॉलो नहीं किया जा रहा? क्या हम उस ढांचे को तोड़ रहे हैं या सिर्फ उसमें अपनी जगह बदल रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा इस वक्त इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके दांव बहुत बड़े हैं। अगर इन आंदोलनों की दिशा गलत हो गई तो समानता के लिए लड़ने वाले समूह अनजाने में ही अमानवीयकरण की एक नए चक्र को बढ़ावा दे सकते हैं। मुक्ति और आज़ादी के नाम पर उसी शोषक यानी ऑप्रेसर की मानसिकता को जिंदा रखना सबसे बड़ा खतरा है। अगर इस बारीक फर्क को हमने नहीं समझा तो न्याय के नाम पर हम वास्तव में एक ऐसे समाज का निर्माण कर देंगे जो शायद पहले से भी ज्यादा बटा हुआ होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे छिपे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझते हैं। हम बात करेंगे उस हीन भावना की जो सत्ता और दर्जे से जुड़ी है। अक्सर जो बातें समानता का चोला पहने होती हैं, उनके बहुत भीतर एक गहरी हीन भावना यानी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स छिपा होता है। ये आज का पहला बड़ा खुलासा है जो हमें बताएगा कि इंसान का दिमाग सामाजिक दर्जे को किस तरह से प्रोसेस करता है। इस चीज को बारीकी से समझने के लिए प्रसिद्ध विचारक फ्रांस फैनॉन का एनालिसिस बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने दिखाया था कि उपनिवेशवाद कैसे इंसान के दिमाग पर कब्जा करता है। एक तरफ शोषक की स्थिति है जिसे समाज में सभ्यता, सुंदरता, गरिमा और शक्ति का प्रतीक मान लिया जाता है, और दूसरी तरफ शोषित है जिसे पिछड़ा, असभ्य या हीन मान लिया जाता है। फैनन ने समझाया कि जब ये मानसिकता दिमाग में गहराई तक बैठ जाती है तो शोषित व्यक्ति अनजाने में शोषक के दर्जे को ही परम सफलता और गरिमा का प्रतीक मानने लगता है। फिनान की एक बहुत ही मशहूर किताब है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। उसका ये उद्धरण बहुत कुछ साफ कर देता है। इसमें बताया गया है कि एक अश्वेत व्यक्ति का श्वेत महिलाओं के प्रति आकर्षण केवल प्रेम नहीं होता, बल्कि ये एक गहरा अलगाव की भावना और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की एक हताश इच्छा है। ये एक तरह की सिंबॉलिक जीत है। ये कोड हमें ये समझने में मदद करता है कि जब कोई शोषित वर्ग उच्चतम वर्ग में विवाह करने की बात करता है तो वो वास्तव में उस उच्च वर्ग की सत्ता और उनकी महानता को ही स्वीकार कर रहा होता है। तो इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष एकदम साफ है। हायरार्की को तो कभी नकारा ही नहीं गया, इसे बस उलट दिया गया है। फैलन के इस कॉन्सेप्ट को अगर हम पहले वाले बयान पे लागू करें तो पता चलता है कि उच्चतम वर्ग में विवाह को एक स्टेटस सिंबल मानना इस बात का सबूत है कि आज भी उसी उच्च वर्ग को परम पुरस्कार माना जा रहा है। अगर सिस्टम को सच में खत्म करना था तो सवाल तो ये उठना चाहिए था कि किसी भी वर्ग का स्टेटस आखिर मायने ही क्यों रखता है। साइकोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम इस ढांचे की एक बहुत बड़ी तार्किक खामी पर ध्यान देते हैं। यह है लॉजिकल पैराडॉक्स यानी अंतर्विवाह की दुविधा। ये हमारा दूसरा बड़ा खुलासा है कि सामाजिक संरचना को समझने में आखिर किस तरह की वैचारिक भूल की जा रही है।
सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने की एक स्थापित रणनीति अक्सर कुछ इस तरह पेश की जाती है। कदम 1, यह मानना कि ये कठोर व्यवस्था सख्त अंतर्विवाह यानी सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी में शादी करने के नियम से चलती है। कदम 2, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए बाहर या अंतर्जातीय विवाह को प्रमोट करना। यह तर्क बहुत सीधा और सिंपल लगता है ना? ऐसा माना जाता है कि अगर कम्युनिटी के बाहर शादियां होने लगे तो ये पूरी कठोर संरचना अपने आप ढह जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक तनाव है। जरा सोचिए, यदि कोई सिस्टम इतना कठोर है कि वो अंतर्जातीय विवाह को सख्ती से रोकता है, तो फिर उसी अंतर्जातीय विवाह को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के रूप में कैसे प्रस्तावित किया जा सकता है? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि जिस ताले की चाबी ही मौजूद नहीं है, आप उसी ताले को उसी चाबी से खोलने की रणनीति बना रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो कठोर सामाजिक व्यवस्था अब उतनी कठोर रही ही नहीं, उसकी सीमाएं पहले ही ढीली पड़ चुकी हैं। अगर समाज में इस तरह के विवाह को एक राजनीतिक या सामाजिक समाधान के रूप में आज सोचा भी जा रहा है, तो इसका मतलब है व्यवस्था पहले से ही कमजोर हो चुकी है। इसलिए इसे एक ऐसा जादुई उपाय मानना जो रातों रात पूरे सिस्टम को खत्म कर देगा, लॉजिकली पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है। अब हम इस चर्चा के सबसे गंभीर और कंट्रोवर्शियल हिस्से की ओर बढ़ते हैं, प्रतीकों का खतरा। जरा सोचिए, जब राजनीतिक और ऐतिहासिक स्कोर बराबर करने के लिए जीते जागते इंसानों का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है? ये हिस्सा इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे न्याय की भाषा अनजाने में इंसानों को महज एक वस्तु या टोकन में बदल सकती है। यहाँ मनोविज्ञान की एक बेहद अहम अवधारणा सामने आती है, डी इंडिविजुएशन यानी व्यक्तिहीनता। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी इंसान को उसकी खुद की पहचान, उसकी इच्छाओं या उसकी गरिमा के साथ नहीं देखा जाता। उसे सिर्फ एक ग्रुप, वर्ग या श्रेणी के सदस्य के रूप में देखा जाता है। जब कोई कहता है कि उच्च वर्ग की बेटियों से विवाह करने पर ही व्यवस्था खत्म होगी, तो वो उन महिलाओं को इंसानों के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास के पुराने हिसाब चुकाने के लिए एक ट्रॉफी या सिंबल के रूप में देख रहा है। उनकी अपनी कोई एजेंसी नहीं बचती। और यही व्यक्तिहीनता आगे चलकर एक बहुत ही डार्क कॉन्सेप्ट को जन्म देती है, डीह्यूमनाइजेशन यानी अमानवीकरण। जब आप किसी इंसान को सिर्फ एक प्रतीक मान लेते हैं, तो उसके प्रति आपकी जो नॉर्मल ह्यूमन एम्पैथी है, जो नैतिक संयम है, वो खत्म होने लगता है। किसी भी समूह को, चाहे वो कोई भी हो, केवल एक श्रेणी मानकर उसे नीचा दिखाना या उसे अपना टारगेट बनाना सामान्य मानवीय संबंधों के पतन की शुरुआत है। और इसका असर एक खतरनाक डोमिनोज इफेक्ट की तरह होता है। एक के बाद एक चीजें कैसे गिरती हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले व्यक्तिगत इच्छा और एजेंसी को मिटा दिया जाता है। फिर इंसानों को किसी जंग के इनाम या प्रतीकात्मक पुरस्कार की तरह देखा जाने लगता है। इसके बाद जो समूह तथाकथित विशेषाधिकार प्राप्त यानी प्रिविलेज्ड माने जाते हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर और टॉक्सिक बयानबाजी को सही ठहराया जाने लगता है। और अंततः न्याय की पूरी अवधारणा सिर्फ एक ट्राइबल लॉयल्टी यानी कबीलाई सोच में बदल जाती है। ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है जहां प्रोग्रेसिव दिखने वाली मुक्ति की भाषा वास्तव में शोषक के मनोविज्ञान को ही कॉपी कर रही होती है। तो आज के इस पूरे डीप डाइव से सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकलता है? टेक अवे ये है कि सच्ची समानता और न्याय कभी भी इस बात से नहीं आते कि सत्ता के प्रतीकों पर अब किसका कब्जा है। ट्रू जस्टिस तब आता है जब इस ऊंच नीच और हायरार्की वाले पूरे लॉजिक को ही पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाए। जब तक सत्ता या उच्चतम वर्ग के प्रतीकों को पाने की ये रेस चलती रहेगी, तब तक व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। सिर्फ उस व्यवस्था को चलाने वाले चेहरे बदल जाएंगे। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले अपने आप से इस एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज न्याय और समानता के जो विचार हमारे समाज में फैलाए जा रहे हैं, क्या वे वास्तव में लोगों को स्वतंत्र कर रहे हैं, या वे केवल इस होड़ में लगे हैं कि ऊंच नीच की सीढ़ी में सबसे ऊपर बैठने का मौका अब किसे मिलेगा? उम्मीद है आज का यह विश्लेषण इस विषय पर गहराई से सोचने के लिए एक नया नजरिया देगा। इसी तरह तार्किक रूप से चीजों को समझने के लिए जुड़े रहें।